हेलो एवरीवन। सो FY26 का रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो गया है एंड दो कंपनीज का रिजल्ट आज हम डिस्कस करेंगे। आनंद राठी वेल्थ एंड एमरल्ड फाइनेंस। आनंद राठी का कॉन कॉल भी हो चुका है, तो उनकी मैनेजमेंट का क्या कमेंट्री रहा, कैसा गाइडेंस है FY26 के लिए, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। एमरल्ड फाइनेंस का कॉन कॉल आज इवनिंग में है, सो उसमें मैनेजमेंट क्या कमेंट्री देती है, कैसा गाइडेंस रखती है FY26 के लिए, ये सारी चीजें अलग से डिस्कस करेंगे। लेकिन उनके नंबर्स कैसे आए हैं एंड क्या पॉसिबल रीजन हो सकता है, मार्केट ने क्यों थोड़ा सा नेगेटिव रिएक्शन दिया उनके नंबर्स को, इस पे भी एक डिस्कशन करेंगे। सो आनंद राठी से स्टार्ट करते हैं। अभी ये जो पूरा कैपिटल मार्केट स्पेस है, हमने पास्ट की वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि आपको स्टॉक में जरूर देखेगा कि 40-50% की रिकवरी हो चुकी है उनके बॉटम से। मार्केट ने काफी अच्छा रिवॉर्ड किया है, लेकिन फंडामेंटल जो है बिजनेस के वो अभी भी इंप्रूव नहीं हुए हैं। काफी सारे ब्रोकिंग कंपनीज के रिजल्ट आए हैं, आप उनके नंबर्स देख सकते हो, काफी खराब नंबर्स हैं। देन जो डेटा आ रहा है कि नंबर ऑफ ट्रेड, नंबर ऑफ जो आपके वॉल्यूम्स वगैरह जो होते हैं आपके डेरिवेटिव्स के, उसमें भी कुछ खास इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला है। तो जो फंडामेंटल्स हैं इन कंपनीज के, उसमें ऐसा कोई शार्प रिकवरी नहीं है। लेकिन हाँ, स्टॉक में आपको जरूर 40-50% का अपसाइड दिखेगा इनके बॉटम से। तो वहां पे हमको वो ट्रैप में नहीं फंसना है, इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि फोकस हमको बिजनेस की परफॉर्मेंस के ऊपर रखना है। अब ये जो वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस है इस पूरे सेक्टर में, कैपिटल मार्केट में, इसको हम बोल सकते हैं प्रोबेबली कि जो इनका वर्स्ट पार्ट था वो जा चुका है। Q4 में इनका एक तरीके से सबसे खराब नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट करे एंड यहाँ से अब ऐसा लग रहा है अभी करंट सिनेरियो को देखते हुए कि थोड़ा सा स्टेबिलिटी आनी चाहिए इनके नंबर्स में एंड एक अच्छा अपसाइड बन सकता है आने वाले 2-3 क्वार्टर्स के अंदर, अगर थोड़ा बहुत मार्केट में सेंटीमेंट इंप्रूव होता है। सबसे पहले आनंद राठी का नंबर्स देखते हैं, बिकॉज उसी के साथ में हमको एक ये इंडिकेशन मिलेगा कि बाकी कंपनीज कैसा परफॉर्म कर सकती है। तो अगर आप नंबर्स देखोगे आनंद राठी के, एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसी भी बिजनेस को आप स्टडी करते हो, पढ़ते हो, तो सिर्फ एक डेटा पे फोकस नहीं करना है, किसी एक पैरामीटर पे फोकस नहीं करना है। बिकॉज आई मीन हम में और स्क्रीनर में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा फिर, अगर मैं सिर्फ एक ही नंबर देखूंगा तो उस मेरे से अच्छा एनालिसिस जो है वो तो स्क्रीनर कर देगा मेरे बिहाफ पे। सो हमको हर एक पैरामीटर को समझना है और बिजनेस मॉडल के अकॉर्डिंग कि किस इंडस्ट्री में कौन सा पैरामीटर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये सारी चीजें देख करके हमको समझना है कि उसके फंडामेंटल्स कैसे हैं। तो जैसे आप आनंद राठी के नंबर्स में देखोगे कि ये जो रेवेन्यू का नंबर है, 15% का ग्रोथ है इनका। अब ऑफ कोर्स ये जो ग्रोथ रेट है, अगर मैं ब्रॉडर टर्म्स में बोलूं तो कम हुआ है पहले के क्वार्टर्स में। जब मार्केट बहुत अच्छा करता था, इंडस्ट्री में टेलविंड्स थे, तब इनका ग्रोथ 30%, 35% के रेंज में रहता था। घट करके 25% हुआ और अब इवेंचुअली 15% पे आ गया है। लेकिन स्टिल ये जो 15% का ग्रोथ का नंबर है ये नेगेटिव नहीं है। क्यों नहीं है नेगेटिव, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा पॉइंट क्या है कि ये 15% का ग्रोथ तो मैं देख रहा हूं, लेकिन इसके साथ में मुझे बाकी चीजें भी देखनी है, क्योंकि बिजनेस में सिर्फ एक टॉप लाइन का ग्रोथ नहीं होता, एक मार्जिन नहीं होता और एक पैट नहीं होता, एक आरओई नहीं होता। सारी चीजें जब हम इंक्लूड करके देखते हैं तब हमें समझ में आता है कि बिजनेस ओवरऑल किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर आप इनका ग्रोथ के अलावा अगर हम जैसे इनके एक्सपेंस वाला पार्ट देखें, तो टोटल कॉस्ट आप देखोगे सिर्फ 7-8% से इंक्रीज हुआ है। और इसमें जो इनका मेजोरिटी जो खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है, क्योंकि ये वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस है, तो इनके लिए जो इनकी प्लांट एंड मशीनरी है वो इनके एम्प्लॉयज हैं, इनके RM है, रिलेशनशिप मैनेजर्स हैं। तो इनका एक्सपेंस अगर आप देखोगे ओवरऑल सिर्फ 6% से इंक्रीज हुआ है। और एम्प्लॉय एक्सपेंस इन कंपैरिजन टू रेवेन्यू, ये लास्ट ईयर था अराउंड 46%, इस साल ये 42% पे आ गया है। यानी 4% का जो मेरा एम्प्लॉय एक्सपेंस है उसमें आप इंप्रूवमेंट बोल लो या एक रिडक्शन हुआ है रेवेन्यू के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से इनको काफी स्ट्रांग ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। पीबीटी कंपनी का 28% पे ग्रो किया है, पैट में भी 28% का ग्रोथ है। अब आनंद राठी का लास्ट 3 साल का डेटा अगर आप देखोगे, यानी 12 क्वार्टर्स हो गए, 12 क्वार्टर्स हो गए। सो इन 12 क्वार्टर्स में ये पहला ऐसा क्वार्टर है जहां पे इतना स्ट्रांग ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है इस बिजनेस को। टॉप लाइन का ग्रोथ 15%, बॉटम लाइन का ग्रोथ 28%, मतलब ऑलमोस्ट डबल का डिफरेंस है इनके बॉटम लाइन में। वरना नॉर्मली इनका बॉटम लाइन का ग्रोथ और टॉप लाइन का ग्रोथ बिल्कुल सेम रहता था। सो ये पहला ऐसा क्वार्टर है जहां पे इतना स्ट्रांग ऑपरेटिंग लिवरेज मिला है। क्यों मिला है? बिकॉज ओवरऑल एक्सपेंसेस कंपनी के काफी कम हुए हैं, मतलब कम नहीं हुए, एक तरीके से आप बोल सकते हो उसमें इतना ज्यादा इंक्रीज देखने को मिला नहीं है रेवेन्यू के कंपैरिजन में। ये क्यों इन कंपनीज में क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? बिकॉज अभी जो सिनेरियो चल रहा है कैपिटल मार्केट में, ओवरऑल मार्केट का जैसा सेंटीमेंट है, तो इसमें क्या होता है कि डिमांड आपकी कम हो जाती है। जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, जो आपके क्लाइंट्स हैं, वो थोड़ा सा रेजिस्ट करते हैं फ्रेश पैसा ऐड करने से। इनफैक्ट रिडेम्पशंस वगैरह भी ज्यादा होता है। तो उस टाइम पे अगर आपका रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, अगर आपका AUM ग्रो कर रहा है, जैसे AUM आप देख रहे हो उनका 27% से ग्रो किया है, लेकिन स्टिल आपका एम्प्लॉय वाला पार्ट या आपका ओवरऑल एक्सपेंस वाला पार्ट इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा, इसका मतलब आपके बिजनेस में कॉस्ट एफिशिएंसी काफी स्ट्रांग है।
जैसे हमने नोवामा के पास्ट के काफी सारे कॉन कॉल्स में हमने डिस्कस किया कि एनालिस्ट उनको ये चीज हर कॉन कॉल में पूछता है कि आपके बिजनेस में कॉस्ट एफिशिएंसी कैसी है, क्योंकि ये तो बहुत कॉमन सेंस की चीज है कि अगर इंडस्ट्री में डिमांड जाएगा तो आपका ग्रोथ घटेगा। अब ग्रोथ घटने के बाद आपके पैट पे, आपके अर्निंग पे कितना इंपैक्ट पड़ेगा, ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपके जो फिक्स कॉस्ट है या आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको आप कैसे मैनेज करते हो। तो इनकी बिजनेस में आप देख सकते हो कि टॉप लाइन का भी ग्रोथ है और एयूएम का भी बहुत सॉलिड ग्रोथ है 27% का। स्टिल कंपनी के एक्सपेंसेस उतने ज्यादा इंक्रीज नहीं हुए हैं। ये चीज नेगेटिव हो जाती है अगर आप सपोज करो एयूएम में सिर्फ 10-15% का ग्रोथ होता और उसके बाद आपका एम्प्लॉय एक्सपेंस भी नहीं बढ़ रहा। इसका मतलब क्या है कि मैनेजमेंट जो है वो डिमांड नहीं देख रहा है अपने इंडस्ट्री के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर, और वो एम्प्लॉयज ही नहीं ऐड कर रहा है ज्यादा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि एयूएम ग्रोथ मेरा बढ़ गया है, रेवेन्यू ग्रोथ मेरा अच्छा आया है, स्टिल मेरा जो एम्प्लॉय एक्सपेंस है उसको मैंने मैनेज किया है, कंट्रोल किया है, और मुझे ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है मेरे बॉटम लाइन के अंदर। ईपीएस ग्रो 29% का है बिकॉज लास्ट ईयर कंपनी ने बायबैक वगैरह किया था तो एडिशनल बेनिफिट दिया इन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को। देन वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस है तो ट्रेल रेवेन्यू या रिकरिंग रेवेन्यू ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो इनका अभी अगर आप देखोगे तो 27% का ग्रोथ है और टोटल रेवेन्यू में, मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में 41-42% जो रेवेन्यू है वो ट्रेल रेवेन्यू से आता है। लास्ट ईयर ये 37-38% था। इनकी मैनेजमेंट का कहना है कि जब हमारा टोटल एयूएम 1 लाख करोड़ क्रॉस कर देगा तो ट्रेल रेवेन्यू हमारा 50% के आसपास आ जाएगा। अभी एयूएम इनका कितना है, 87-88,000 करोड़। इसीलिए हमने डिस्कस किया कि सिर्फ एक नंबर को नहीं देखना है, क्योंकि एयूएम में ग्रोथ है 27% का। इनकी FY26 का जो गाइडेंस है वो है 1 लाख करोड़, यानी हमको टोटल एयूएम लेके जाना है 1 लाख करोड़। और अगर आप एज ऑफ FY25 इनका एयूएम देखोगे तो वो था 79,000 करोड़, यानी पूरे साल में कंपनी को कितना एयूएम ऐड करना है, 21,000 करोड़। तो ऑन एन एवरेज एक क्वार्टर में इस कंपनी को 5,000 करोड़ के आसपास एयूएम ऐड करना है। इस एक पर्टिकुलर क्वार्टर में कंपनी ने 8,000 करोड़ ऐड कर दिया, यानी आपका जो पूरे साल का टारगेट था उसका ऑलमोस्ट 40% आपने Q1 में ही अचीव कर लिया है। तो वही पॉइंट है कि आपको टॉप लाइन का ग्रोथ में भी दिखेगा 15% है, लेकिन ये भी नेगेटिव नहीं है, अभी आगे डिस्कस करेंगे। बट जो बाकी के पैरामीटर्स हैं, चाहे वो ऑपरेटिंग लिवरेज हो या फिर आपका एयूएम का ग्रोथ हो, ये सारे पैरामीटर्स पे कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। एक और जो इंपॉर्टेंट मैट्रिक होता है वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज के लिए, नेट इनफ्लो, कि फ्रेश पैसा कैसा कितना आ रहा है बिजनेस के अंदर। जैसे आप लेंडिंग बिजनेस में देखते हो कि जब इंडस्ट्री का टर्न अराउंड होता है, जैसे अभी हम माइक्रो फाइनेंस कंपनीज में देखते हैं, तो हम उनका एयूएम या लोन बुक ट्रैक नहीं करते हैं, हम उनका डिसबर्समेंट देखते हैं कि एक बुरे साइकिल के बाद जो लेंडर है वो कितना कॉन्फिडेंट है मार्केट में फ्रेश पैसा देने के लिए, फ्रेश डिसबर्समेंट्स के लिए। सेम आप वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज में नेट इनफ्लो का नंबर देखते हो कि जो इनके क्लाइंट्स हैं, जो इनके इन्वेस्टर्स हैं, वो कितना फ्रेश पैसा ऐड कर रहे हैं बिजनेस के अंदर, क्योंकि इंक्रीमेंटल ग्रोथ तो उसी पे आएगा ना कि जितना आपका ज्यादा फ्रेश पैसा आएगा। अब यहाँ पे ऑफकोर्स वाई में तो 14% का ग्रोथ है और ये हाईएस्ट एवर नेट इनफ्लो का नंबर आया आनंद राठी का इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। ये क्वार्टर काफी चैलेंजिंग था, आपका टैरिफ वाला पूरा सिनेरियो था, इसमें इंडिया पाकिस्तान का टेंशन हुआ, फिर आपका ईरान इजराइल का वॉर हुआ, ये सारे चीजें इसी एक पर्टिकुलर क्वार्टर में हुए हैं। और उस चैलेंजिंग क्वार्टर में अगर कोई बिजनेस, कोई वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस हाईएस्ट एवर अपना नेट इनफ्लो रिपोर्ट कर रहा है, सो अगेन ये भी हमको एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल बताता है उसके बिजनेस का कि क्लाइंट पे कितना अच्छा कंट्रोल है और क्लाइंट कितना ट्रस्टवर्दी मानते हैं उस वेल्थ मैनेजर को। दूसरा एक और पॉइंट है, इनके ये जो इंडस्ट्री है, ये जो कंपनीज हैं, इनमें आपको सीक्वेंशियल नंबर भी कंपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम लेंडिंग कंपनीज का जो एसेट क्वालिटी का नंबर है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करते हैं, कलेक्शन एफिशिएंसी का नंबर क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करते हैं, क्योंकि डायरेक्शन पता चलता है। सेम वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज में भी आप जो नेट इनफ्लो का नंबर देखते हो, एयूएम का नंबर देखते हो, रेवेन्यू का नंबर देखते हो, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपेयर करना जरूरी है। तो हमने आनंद राठी का Q4 Q3 का जो एनालिसिस किया था उसमें हमने सबसे नेगेटिव चीज यही देखी थी कि इनका जो नेट इनफ्लो का नंबर है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रो नहीं कर रहा है, या तो फ्लैट है या नेगेटिव ग्रोथ है। इस क्वार्टर में आप देखोगे Q1 में इन कंपैरिजन टू Q4 जो नेट इनफ्लो है कंपनी का वो 10% से ग्रो किया है। लास्ट क्वार्टर में आई थिंक 3400 करोड़ के आसपास इनका कुछ था टोटल नेट इनफ्लो, इस क्वार्टर में 3800 करोड़ है, मतलब 10% का ग्रोथ आया है मेरा क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे। अगेन एक चैलेंजिंग क्वार्टर, लेकिन Q4 के कंपैरिजन में मैं ज्यादा फ्रेश पैसा लेके आ पाया हूं अपने क्लाइंट का, तो ये एक और पॉजिटिव चीज है। दूसरा SIP का इनफ्लो भी अगर आप देखोगे तो ऑफकोर्स वाई तो 51% का ग्रोथ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ पे भी 7-8% का ग्रोथ है, जो कि लास्ट के क्वार्टर्स में 3-2-4% के आसपास का ग्रोथ रहता था। सो ये भी एक काफी अच्छा इंडिकेशन है। देन ये एक बहुत अच्छा डेटा इन्होंने शेयर किया एंड आई बिलीव बाकी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज को भी इस तरीके का डेटा शेयर करना चाहिए।
कंपनी क्या बता रहा है आपको कि अगर आप इंडस्ट्री का एयूएम देखोगे, इक्विटी एयूएम देखोगे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का, सो लास्ट 6 ईयर्स में ऑफकोर्स टोटल ग्रोथ तो आपका 5 टाइम के आसपास हुआ है, लेकिन इंडस्ट्री में ये जो इतना जो ज्यादा ग्रोथ आया उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन आया है आपका M2M गेन का। यानी मार्केट ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं 14 15 18% लास्ट 5 6 ईयर्स में, जिसकी वजह से टोटल इक्विटी एयूएम आपका इतना हो गया है। 72% कंट्रीब्यूशन जो है वो आपका मार्केट रिटर्न के ऊपर है। आनंद राठी के केस में क्या हुआ है, एक तो ग्रोथ काफी अच्छी है, 5 से 6 टाइम का ग्रोथ है, ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ का इक्विटी एयूएम अब इनका 48,000 करोड़ के आसपास हो गया है। लेकिन इसमें जो बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो इनका नेट इनफ्लो का आया है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि ओवरऑल बैलेंस काफी अच्छा है, नेट इनफ्लो भी है प्लस मार्क टू मार्केट गेन भी है। ये क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज मार्केट से रिटर्न तो आपको मिलना ही है, 3 ईयर्स 4 ईयर 5 ईयर के पीरियड में आपको निफ्टी रिटर्न देगा, सेंसेक्स रिटर्न देगा ही। लेकिन एक वेल्थ मैनेजर का क्वालिटी या एक एसेट मैनेजर का क्वालिटी वहां पे दिखेगा कि वो नेट इनफ्लो कितना लेकर के आ पा रहा है बिजनेस के अंदर। क्लाइंट अगर फ्रेश पैसा ही नहीं डाल रहा आपके बिजनेस में, तो आप एग्जिस्टिंग एयूएम के ऊपर एक लिमिटेड टाइम तक ही ग्रो कर सकते हो। सो इनका 53% जो ग्रोथ है वो नेट इनफ्लो से आया है। इसलिए आप देखोगे कंपनी का मार्केट शेयर भी 1.02% से ऑलमोस्ट अब 1.5% के आसपास हो गया है। तो ये काफी अच्छा डेटा इन्होंने शेयर किया है। देन क्यों हमने डिस्कस किया कि रेवेन्यू ग्रोथ का नंबर इनका नेगेटिव नहीं है, बिकॉज सबसे पहले आप देखोगे इन्होंने पूरे साल का रेवेन्यू का गाइडेंस कितना दिया है, 20% का। इन्होंने लास्ट क्वार्टर में बता दिया था कि पूरे साल में हम 20% का रेवेन्यू ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं, 19 से 20%। तो ये चीज ऑलरेडी फैक्टर्ड इन थी, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ नेगेटिव सरप्राइज मिला है, मार्केट को ऑलरेडी पता था कि आप 20% का ग्रोथ टारगेट कर रहे हो। अब उस रेवेन्यू गाइडेंस के कंपैरिजन में 24% जो है वो कंपनी ने Q1 में अचीव कर लिया है। यानी अगर मुझे 100 रुपए का रेवेन्यू का मैंने टारगेट रखा है, 100 में से 24 रुपए मैंने पहले क्वार्टर में अचीव कर लिया है। अब 100 रुपए अगर मुझे करना है तो ऑन एन एवरेज हर एक क्वार्टर में मुझे 25 क्वार्टर मतलब 25 रुपीज का रेवेन्यू करना है, जिसमें से 24% तो मैं Q1 में कर चुका हूं। तो अगर ऑलमोस्ट अगर मैं सेम ट्रेंड मेंटेन करूंगा तो मेरा ये जो रेवेन्यू का गाइडेंस है वो मीट हो जाएगा, वो अचीव हो जाएगा। इसीलिए जो ये 15% का ग्रोथ का नंबर है, हाँ अगर मैं ब्रॉडर टर्म्स में देखूं तो पहले कंपनी 30-35% पे ग्रो करती थी, बट ये भी तो फैक्ट है ना कि इंडस्ट्री ऑलरेडी लास्ट 7 8 9 मंथ से करेक्ट हो रही है और मार्केट वो सारी चीजें फैक्टर इन कर चुका है। सो अब नया जो गाइडेंस है वो तो 20% का है और उसका कंपनी ने 24% अचीव कर लिया है। मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं इन लाइन चल रहा है, जो गाइडेंस है उसके बिल्कुल अकॉर्डिंगली इन्होंने परफॉर्म किया Q1 के अंदर। सेम आप देखोगे पैट में भी 25% गाइडेंस पैट का इन्होंने अचीव अचीव कर लिया है। बट जो एयूएम का टारगेट था इनका 1 लाख करोड़ का, उसका कंपनी 88% जो है वो Q1 में ही अचीव कर चुकी है। अगेन इसका भी तो ट्रेंड वैसे ही रहना चाहिए था 24-25%, लेकिन 88% इनके गाइडेंस का कंपनी Q1 तक अचीव कर चुकी है। सो यहाँ पे बहुत हायर पॉसिबिलिटी है, अनलेस अगर मार्केट में कुछ बहुत नेगेटिव नहीं होता है, मार्केट ज्यादा करेक्ट नहीं होता है, सो कंपनी का जो एयूएम का गाइडेंस है वो ये बहुत आराम से ओवर अचीव कर सकते हैं। इसीलिए वही हमने डिस्कस किया कि एक पैरामीटर नहीं देखना है, मतलब जितने भी फंडामेंटल्स है इस मॉडल के अकॉर्डिंग भी जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी चीजें देख करके हमको कंक्लूजन करना है। देन आरएम अगर आप देखोगे 20 आरएम से इन्होंने टोटल ऐड किए हैं लास्ट 1 ईयर के अंदर, और इसमें भी एक और डेटा इन्होंने शेयर किया है। मेजोरिटी जो इनका एयूएम आता है, 81% जो एयूएम है इनका, वो उन आरएम से आता है जो जो मोर देन 170 करोड़ का एयूएम मैनेज कर रहे हैं। नंबर्स में वो कम है, 153 आरएम है टोटल ऐसे, बाकी जो आरएम है वो 230 240 के आसपास है, लेकिन इनके पास एयूएम का कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा है। 81% एयूएम जो है कंपनी का वो ये आरएम कंट्रीब्यूट करते हैं। और दूसरा जो आनंद राठी का इंडस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट रहता है आरएम एट्रिशन, इस पे बहुत अच्छा कंट्रोल रहता है। इस क्वार्टर में 2 आरएम एट्रिशन हुआ है कंपनी का। इस इंडस्ट्री में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक आरएम एक क्लाइंट को जब काफी लंबे टाइम तक सर्विस देता है, 4 ईयर्स 5 ईयर्स तक, तो उसका एक काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है उस एचएनआई अल्ट्रा एचएनआई क्लाइंट के साथ में। सो वहां पे 2 रिस्क होता है। अगर वो आरएम स्विच करता है दूसरी कंपनी में, आपकी कंपनी को छोड़ के जाता है, तो जो नया आरएम आ रहा है उसके उसके बिहाफ पे अगर वो सेम सर्विस मेंटेन नहीं कर पाता है, तो वहां पे क्लाइंट थोड़ा सा डिसइंटरेस्ट होना शुरू हो जाता है। दूसरा रिस्क क्या होता है कि एग्जिस्टिंग आरएम का ऑलरेडी काफी स्ट्रांग बॉन्ड बन चुका है उस क्लाइंट के साथ में। सो अगर आरएम स्विच करता है दूसरी कंपनीज में, तो कई बार ऐसा भी होता है कि उस क्लाइंट का या तो पूरा एयूएम वो लेके जा सकता है, या फिर कुछ पार्ट उसके एयूएम का वो अपनी नई कंपनी में लेके जा सकता है। यानी कंपनी का एक तरीके से क्लाइंट एट्रिशन भी उससे इंक्रीज हो सकता है। आनंद राठी उस पार्ट पे बहुत अच्छे से मैनेज करता है। इनका आरएम एट्रिशन अगर आप देखोगे या क्लाइंट एट्रिशन अगर आप देखोगे, तो इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट है। तो बाकी सारे पैरामीटर्स तो ऑफ कोर्स कंपनी के काफी अच्छे हैं। तो ये पूरे नंबर्स हैं आनंद राठी के।
मतलब नंबर्स अगर हम देखें तो वही सिर्फ एक नंबर नहीं देखना है, सारे पैरामीटर्स को देखना है, तो उस पर कंपनी की अच्छी परफॉर्मेंस है। अब देखते हैं कि कौन कॉल के अंदर इन्होंने कैसा कमेंट्री दिया है, क्या गाइडेंस दिया आने वाले क्वार्टर्स के लिए। सो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट इनका जो एम्प्लॉय एक्सपेंस है वो क्यों कम हुआ इस क्वार्टर में, मतलब 46% से 42% हो गया। तो मैनेजमेंट कह रहा है कि इसका मेन रीजन है आरएम का प्रोडक्टिविटी। सो कंपनी का कहना है कि हमारा जो इंसेंटिव फार्मूला है वो 2007 से चेंज नहीं हुआ है, अभी तक हम सेम इंसेंटिव फार्मूला पे काम करते हैं। और दूसरा रीजन अगर आप देखोगे, हमारा जो आरएम एट्रिशन आरएम मेच्योरिटी है उसमें काफी अच्छा इंप्रूवमेंट है। लास्ट 1.5 और 2 इयर्स में हमने जितने भी आरएम ऐड किए थे, अब वो धीरे धीरे अपने आरएसआर लेवल पे पहुंचते जा रहे हैं। आरएसआर लेवल क्या होता है? रेवेन्यू शेयरिंग रेशियो। सो इनके कहने का मतलब है, जैसे एक नया आरएम ऐड हुआ बिजनेस के अंदर, उसका बेसिक टारगेट होता है कि आपको फॉर एग्जांपल 10 लाख का रेवेन्यू तो हमारे लिए जनरेट करना ही है। मतलब ये आपका बेसिक टारगेट है। क्या बोलते हैं इसको हम, आप अपनी सैलरी को जस्टिफाई तब करोगे जब आप मिनिमम 10 लाख का रेवेन्यू हमारे लिए जनरेट करोगे। इंसेंटिव लेकिन आपको तब मिलेगा जब आप एटलीस्ट 4 टाइम अपने बेसिक टारगेट का 4 टाइम आप हमारे लिए करोगे, यानी 40 लाख अगर आप करते हो तब आपको इंसेंटिव के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। अभी जो इन्होंने नए आरएम्स ऐड करे थे लास्ट 1.5 2 इयर्स के अंदर, तो ऑफकोर्स कोई नया आरएम ऐड होता है तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है एयूएम बिल्ड करने में, क्लाइंट के साथ थोड़ा सा कनेक्टिविटी बिल्ड करने में। कंपनी क्या कह रही है, अब वो जो कोहॉर्ट था 2 2 इयर्स वाले आरएम का, धीरे धीरे उनमें से काफी आरएम अब इस कैटेगरी में आ गए हैं जो मिनिमम हमारे लिए 35 लाख 40 लाख के आसपास का, मतलब 3.54 टाइम के आसपास उनका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जो उनका बेसिक टारगेट है उसके कंपैरिजन में। लेकिन क्योंकि अभी वो इतना बड़ा एयूएम बेस नहीं हुआ है कि उनको काफी ज्यादा हमको इंसेंटिव देना पड़े, तो मतलब वो जो हमारे लिए रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं उसमें तो 3 to 4 टाइम का ग्रोथ है, लेकिन उनकी जो सैलरी है वो फिक्स है। लास्ट ईयर भी सेम सैलरी थी, अभी भी मोर और लेस सेम सैलरी है, और इंसेंटिव हमको देना नहीं पड़ रहा। यानी सेम कॉस्ट से मैं ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पा रहा हूं, इसीलिए मेरा रेवेन्यू बढ़ गया, मेरा एयूएम बढ़ गया, लेकिन मेरा कॉस्ट नहीं बढ़ा, तो मेरे को ऑपरेटिंग लेवरेज मिल गया। इसको आप ऐसे समझो जैसे एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने नया प्लांट लगाया, पिछले साल उसका यूटिलाइजेशन था 10%, इस साल हो गया 50%। तो सेम कॉस्ट पे मैंने अपना जो प्रोडक्शन है उसको 40-50% बढ़ा दिया, जिसकी वजह से मेरा रेवेन्यू भी बढ़ गया, एयूएम भी बढ़ गया, लेकिन मेरा कॉस्ट नहीं बढ़ा, तो मुझे ऑपरेटिंग लिवरेज मिला। तो ये मेन रीजन है कंपनी का। दूसरा, कंपनी कह रही है कि आरएम, आपको दिखेगा कि हमने लास्ट 1 ईयर के अंदर सिर्फ 20 आरएम्स ऐड किए हैं, लेकिन इनकी स्ट्रैटेजी क्या होती है, अनलाइक जो बाकी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज हैं जो लेटरल हायरिंग करती हैं, बाहर से हायरिंग करती हैं, ये इंटरनली ज्यादा प्रोमोट करते हैं, उस पर ज्यादा फोकस रहता है। सो आनंद राठी क्या करता है कि जो भी ये हायरिंग वगैरह करते हैं, एक इनके जूनियर आरएम होते हैं, जूनियर आरएम बोल लो आप उसको, या असिस्टेंट मैनेजर बोल लो। सो इनके आरएम के अंडर वो काफी लंबे टाइम तक ग्रूम होते हैं, ट्रेंड होते हैं, एंड उसके बाद उन्हीं को वो प्रमोट करते हैं आरएम के रोल के अंदर। इनका मानना है कि वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस में हमारा जो वर्क कल्चर है, आनंद राठी का जो वर्क कल्चर है, वो मेंटेन रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम से हम बाहर से किसी आरएम को लेकर के आए और उसको हमने क्लाइंट से इंट्रोड्यूस करा दिया, वो हमारे क्लाइंट को हैंडल कर रहा है, तो जो आनंद राठी का कल्चर है वो उसको मेंटेन नहीं कर पाएगा, सर्विस में कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, एंड हमारा क्लाइंट एट्रिशन बढ़ने का चांस हो जाएगा। तो इसलिए कंपनी फोकस करती है कि इंटरनल जो इनके पीपल जो ग्रूम हो चुके हैं उनको ही वो प्रमोट करें आरएम के रोल्स में। देन एक और रीजन क्या है कि जिसकी वजह से इनका ऑपरेटिंग लिवरेज आया इस क्वार्टर में। सो कंपनी कह रही है एयूएम ग्रोथ तो हमारा 27% आया है, लेकिन ये जो 27% का एयूएम ग्रोथ है ये मेनली उन आरएम से आया है जो अभी लास्ट 1.5 2 इयर्स में एंटर हुए हैं। अब उनका एयूएम बेस क्योंकि छोटा है, तो इवन दो उन्होंने ज्यादा एयूएम हमारे लिए किया, लेकिन हमको उनको इंसेंटिव नहीं देना पड़ा। तो जैसे इनका मतलब इनका एक्सपेंस वाला पार्ट अगर आप देखोगे, इनका जो सैलरी वाला एक्सपेंस है वो 60 करोड़ से 70 करोड़ हो गया है लास्ट ईयर से इस ईयर के कंपैरिजन में, लेकिन जो इंसेंटिव कॉस्ट है वो कंपनी का 48 करोड़ से 44 करोड़ हो गया है। तो वही पॉइंट है कि एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी तो बढ़ी, लेकिन अभी भी वो इंसेंटिव्स के लिए एलिजिबल नहीं है, या फिर इंसेंटिव बहुत छोटा मोटा उनको मिल रहा है, अभी बड़ा एयूएम बेस नहीं हुआ है उनका, इसीलिए कंपनी का ग्रोथ आ रहा है, एयूएम का ग्रोथ आ रहा है, लेकिन उनको इंसेंटिव वाला एक्सपेंस नहीं देना पड़ रहा, तो ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा है कंपनी को। लास्टली एक पॉइंट अगर हम और डिस्कस करें इनके गाइडेंस के ऊपर, सो उससे पहले कि जेन स्ट्रीट वाला इन्होंने पॉइंट डिस्कस किया है, कंपनी का कहना है कि जो जेन स्ट्रीट का जो इशू है इससे हमारे ग्रोथ पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट जो हमको 1.5 से लेकर के 2 लाख करोड़ का जो एयूएम बिल्ड करना है, यानी अगला 1.5 से 2 लाख करोड़ का जो एयूएम हमको बिल्ड करना है, वो हम काफी कंफर्टेबली बिल्ड कर लेंगे, उसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा।
जेन स्ट्रीट जो स्ट्रेटेजी फॉलो करता था कि कैश मार्केट में उसने सेल किया स्टॉक को, फिर ऑप्शंस में अपना पोजीशन बनाया, या तो पुट परचेज किया या फिर कॉल को सेल किया, और एक्सपायरी के आसपास वो करता था जहां पे ऑप्शंस के प्राइस में सेंसिटिविटी ज़्यादा होता है। फिर आपका वो स्टॉप लॉस वगैरह ट्रिगर होता था, स्टॉक में और ज़्यादा फॉल होता था और वहीं से वो गेन करता था। तो कंपनी का कहना है कि सेबी ने जो भी एक्शन लिया वो काफ़ी अच्छा है, एंड अभी हम कॉन्फिडेंट है कि नेक्स्ट 1.5 से 2 लाख करोड़ का जो हमको एयूएम बिल्ड करना है उसमें कोई इससे प्रॉब्लम आएगा नहीं। लास्ट पॉइंट है इनके गाइडेंस के ऊपर। सो कंपनी कह रही है कि गाइडेंस ओवरऑल हमने अचीव किया है, एयूएम वाले पार्ट को ओवर अचीव किया है, लेकिन गाइडेंस को ये रिवाइज नहीं कर रहे हैं। मतलब इनका कहना है कि हमारा हमेशा से स्ट्रैटेजी रहता है कि हम अंडर कमिट करें, ओवर डिलीवर करें। वही सेम हम अभी भी फॉलो करेंगे। 1 लाख करोड़ का एयूएम का टारगेट है। प्लस इनका कहना है कि अगर आप हमारी कंसिस्टेंसी देखोगे, सो एनएसई 250 स्मॉल कैप जो इंडेक्स है, उन सारी कंपनीज में आनंद राठी इकलौती ऐसी कंपनी है जिसने लास्ट 3 साल में पैट का गाइडेंस दिया है हर एक साल में, और हर एक साल उस पैट के गाइडेंस को इन्होंने अचीव किया है। सो कंपनी कह रही है ये आपको हमारी कंसिस्टेंसी दिखा रही है, एंड ऑफ कोर्स हम कॉन्फिडेंट है कि सेम गाइडेंस हम इस साल भी अचीव कर लेंगे। तो ये पूरे नंबर्स वगैरह थे आनंद राठी के। अच्छे रिजल्ट है, नंबर्स अच्छे रिपोर्ट करे हैं इन्होंने। वही है कि एक डेटा पॉइंट देख करके हम डिसाइड नहीं कर सकते। और कॉनकॉल भी अगर आप देखोगे तो जो कॉस्ट एफिशिएंसी है वो बहुत अच्छे से बिल्ड हुई है। और ये जो इन्होंने 1.5-2 साल के अंदर जो आरएम ऐड किए हैं, जिनकी मेच्योरिटी अब बढ़ती जा रही है, ये एक अच्छा इंडिकेशन है इनके लिए। क्योंकि अगर कल को नेक्स्ट 3-6 मंथ्स के अंदर अगर मार्केट का सेंटीमेंट इंप्रूव होता है, तो कंपनी बहुत आराम से अपने रेवेन्यू के गाइडेंस को, एयूएम को गाइडेंस को बहुत बड़े मार्जिन से ओवर अचीव कर सकती है, जो कि इन्होंने लास्ट के ईयर्स में भी किया है। हाँ, अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑफ कोर्स जैसा हम पहले भी डिस्कस करते हैं कि कोई खास इंटरेस्ट बनता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 65-66 का पी मल्टीपल है। फॉरवर्ड पी भी अगर आप देखोगे इनका तो 55-58 के आसपास आता है। सो अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई खास इंटरेस्ट नहीं बनता, लेकिन हाँ, बिजनेस का फंडामेंटल काफी अच्छा हुआ है। लास्ट 3-6 मंथ जो इतने चैलेंजिंग थे कैपिटल मार्केट में, उसमें भी कंपनी का नेट इनफ्लो बहुत अच्छे से ग्रो किया है। और आई मीन फंडामेंटली वाइज ये चीजें काफी अच्छी लग रही है। इनफैक्ट ये जो बाकी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज हैं उनके लिए भी एक अच्छा साइन है। मतलब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनके नंबर्स में भी हमको इस क्वार्टर में थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी देखने को मिलेगा। अब फोकस करते हैं दूसरा जो प्लेयर है जिसका रिजल्ट हमको डिस्कस करना है, एमरेल्ड फाइनेंस। सो कौन कौन इनका आज है, लेकिन इनके नंबर्स को देखते हैं कि कंपनी ने ओवरऑल नंबर्स कैसे रिपोर्ट करे हैं। तो अगर आप इनका स्टैंड अलोन नंबर देखोगे या कंसोलिडेटेड नंबर देखोगे, दोनों में ग्रोथ काफी अच्छी है। 89% का ग्रोथ है स्टैंड अलोन में, प्रॉफिट 140% के आसपास ग्रो किया है। कंसोलिडेटेड में भी 53% का टॉप लाइन का ग्रोथ है और कंपनी का 86% का पैट का ग्रोथ है। मतलब नंबर्स अगर हम देखें तो दोनों में अच्छे नंबर्स हैं, बट एक जो पॉसिबल रीजन लग रहा है कि जिसकी वजह से क्यों मार्केट ने थोड़ा सा नेगेटिवली रिएक्ट किया इसके स्टॉक के ऊपर। सो इनका अगर आप गाइडेंस देखोगे, FY24 के एंड में इन्होंने गाइडेंस दिया था जब हमने इस बिजनेस को ट्रैक करना स्टार्ट किया था। इनका टारगेट था कि नेक्स्ट 3 इयर्स के अंदर हमको हमारा जो पैट है उसको 8 to 10 टाइम ग्रो करना है। FY24 में कंपनी का पैट 4 करोड़ के आसपास था। तो इस गाइडेंस के अकॉर्डिंग इनका FY27 के एंड तक जो पैट है वो 32 से 40 करोड़ के रेंज में होना चाहिए। अब इसमें FY25 तो कंपनी ने हर एक क्वार्टर में अपने गाइडेंस से बहुत बेटर परफॉर्म किया। 9 करोड़ का पैट था इनका FY25 का। और अगर इनको वो गाइडेंस अचीव करना है तो उसका मतलब इनको FY26 में अराउंड 16, 17, 18 करोड़ का पैट करना है, और FY27 में 32-35 करोड़ का पैट आना चाहिए। मतलब डबल करते जाना है दोनों साल। Q1 में जो इनका कंसोलिडेटेड जो पैट ग्रोथ है वो 86-87% है, यानी गाइडेंस को इन्होंने एक तरीके से मिस किया है। तो ये एक पॉसिबल रीजन लग रहा है कि जिसकी वजह से थोड़ा सा नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिला है, क्योंकि पास्ट के कॉन कॉल्स में भी मैनेजमेंट ने एग्जैक्ट गाइडेंस दिया नहीं है पैट का कि वो अभी भी वही टारगेट कर रहे हैं। उन्होंने जस्ट कहा है कि हमारा जो करंट ग्रोथ ट्रेंड चल रहा है, हमारा कोशिश रहेगा कि उसको हम मेंटेन रखें। सो वो एक पॉसिबल रीजन लगता है कि जिसकी वजह से थोड़ा बहुत नेगेटिव रिएक्शन मिला है। अदरवाइज अगर हम सिंपली नंबर्स देखें, परफॉर्मेंस देखें, तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस है। 53-54% का ग्रोथ कंपनी मेंटेन कर रहा है पिछले काफी सारे क्वार्टर से। इबिट्टा मार्जिन तो इन्होंने बोला था हमारा पीक करेगा 65-68% के रेंज में, लेकिन इस क्वार्टर में भी कंपनी का इबिट्टा मार्जिन और इंप्रूव हुआ है। आई थिंक 73% का इबिट्टा मार्जिन है। तो मार्जिन भी आपके बढ़ रहे हैं, ऑपरेटिंग लिवरेज भी है, बाकी सारी चीजें अच्छी लग रही है कंपनी की। बस वही है कि जब आप थोड़ा सा गाइडेंस मिस करते हो तो मार्केट आपके स्टॉक को थोड़ा सा नेगेटिवली रिएक्ट करता है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट है कि मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या आती है।
क्या वो अभी भी कॉन्फिडेंट है कि सेम ग्रोथ ट्रेंड वो मेंटेन रख सकते हैं? क्योंकि इवन दो अगर आपका 50 60 70% का भी ग्रोथ रहता है तो भी इनके स्टॉक का री रेटिंग का पोटेंशियल बहुत है। हाँ, शॉर्ट टर्म में भी हमको थोड़ा सा नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन वैल्यूएशन आप देखो 30 35 का इनका पी मल्टीपल है। और अगर बिजनेस 50 60 70% पे ग्रो कर रहा है, पिछले काफी सारे क्वार्टर से तो कर ही रहा है, तो री रेटिंग का चांस तो है। एक और चीज जो हमने लास्ट के एनालिसिस में डिस्कस किया एमरल्ड फाइनेंस के साथ में, कि ये मॉडल जो है ना वो अभी काफी इनिशियल स्टेज में है। मतलब ऐसा नहीं कि इन्होंने कोई एक फिक्स मॉडल क्रैक कर लिया है और अब कंपनी उसको स्केल अप करने में लगी हुई है। ईडब्ल्यूए भी जो प्रोडक्ट है वो इनका मानना है कि हमारा हमको एक यूनिक प्रोपोजिशन देता है मार्केट के अंदर। जैसे कंज्यूमर फाइनेंस में इनका कहना है कि जैसे बजाज फाइनेंस ने वो जो नो कॉस्ट ईएमआई वाला कार्ड था वो लेकर के आया इंडस्ट्री में, जिससे उन्होंने कस्टमर को एक्वायर किया और फिर आगे चल के अपने प्लेटफॉर्म पे एक ही कस्टमर को 4 5 अलग अलग प्रोडक्ट सेल करके अपना जो क्रॉस सेल रेशियो है उसको बहुत ज्यादा इंक्रीज किया, वहीं से उनका ऑपरेटिंग लेवरेज आया। सेम चीज ये करना चाहते हैं एनबीएफसी इंडस्ट्री के अंदर ये ईडब्ल्यूए प्रोडक्ट के साथ में। मतलब इनका कहना है कि ईडब्ल्यूए प्रोडक्ट हमको थोड़ा सा यूनिक दिखाता है बाकी एनबीएफसी के साथ में, कस्टमर ऑनबोर्डिंग के लिए काफी अच्छा है। और उसके बाद हमारे प्लेटफॉर्म पे जितने भी बाकी प्रोडक्ट्स हैं जो इन्होंने बैंक्स के साथ में टाई अप किया है, आपका गोल्ड लोन है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, पर्सनल लोन है, ये सारे प्रोडक्ट क्रॉस सेल करके ओवरऑल अपना ऑपरेटिंग लिवरेज जनरेट करने का इनका प्लान है। सो उसमें भी आप देखोगे 2 3 क्वार्टर पहले इनका प्लान था कि अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन ये लॉन्च करने वाले थे, बट लास्ट क्वार्टर कंपनी ने इनवॉइस बिल डिस्काउंटिंग वाला प्रोडक्ट लॉन्च किया। अभी इस प्रेस रिलीज में वापस से मैनेजमेंट ने बताया कि आने वाले क्वार्टर्स में अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन ये दोबारा से लॉन्च करने को देख रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा स्ट्रेटेजी चेंज होता रहता है। सो इसीलिए हमने पास्ट में भी डिस्कस किया था कि इस तरीके के जो मॉडल्स होते हैं इनका परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन मॉडल में वैसा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन नहीं बन रहा, बिकॉज मैनेजमेंट अभी खुद पूरा श्योर नहीं है कि क्या चीज हमारे लिए वर्क करेगी मार्केट के अंदर, और वो थोड़ा सा ट्राई और टेस्ट वाले फेज में है अभी। बट ऑफ कोर्स ऐसी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, छोटी कंपनी है, अगर अच्छे से क्रैक कर लिया तो आगे आई मीन ग्रोथ पोटेंशियल तो बहुत अच्छा है, तो वो मैं पर्सनली मिस भी नहीं करना चाहता। सो स्टैगर्ड अप्रोच जो हमने पास्ट में भी डिस्कस किया है वो सबसे बेस्ट है इस तरीके के मॉडल्स के साथ में, कि जैसा जैसा इनका एग्जीक्यूशन आता जा रहा है वैसा वैसा मेरा एलोकेशन इंक्रीज होता जाएगा। बट आई मीन अभी तो मैं इतना श्योर नहीं हूं कि इस तरीके के मॉडल्स में मैं अपना हाई एलोकेशन कर दूं, क्योंकि वही सारी चीजें जो हमने डिस्कस करी कि आगे चीजें कैसे प्ले आउट होती है, कंपनी कैसे उसको मैनेज करती है, कंसिस्टेंसी कैसी दिखाती है, कौन सा प्रोडक्ट इनके लिए वर्क करता है, वो सारी चीजें देखनी पड़ेगी। एक और अच्छी चीज है कि इस प्रेस रिलीज में मैनेजमेंट ने एक और गाइडेंस दिया है कि जो उनका जीरो एनपीए का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको ये मेंटेन करने को देख रहे हैं FY 26 के अंदर भी। मतलब एसेट क्वालिटी में इनका टारगेट है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आए, ताकि हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज बढ़ता रहे, वरना हमको अननेसेसरी प्रोविजन वगैरह करना पड़ेगा। बाकी जो कॉर्पोरेट ऑनबोर्डिंग का टारगेट है उसको भी इन्होंने मेंटेन रखा है, 250 कॉर्पोरेट ये टारगेट कर रहे हैं बाय द एंड ऑफ FY 26। तो वो भी ऑलमोस्ट आप देखोगे तो 4 to 5 टाइम का ग्रोथ ये प्लान कर रहे हैं। अगर वो चीजें भी हुई तो भी ऑपरेटिंग लिवरेज आएगा, पैड ग्रोथ अच्छा रहेगा। मे बी 100% ना हो, बट स्टिल 60 70% का पैड ग्रोथ कंपनी बहुत आराम से कर सकती है। बाकी देखते हैं कॉन कॉल में आज मैनेजमेंट क्या बोलता है। डील तो अभी भी अच्छी है, लेकिन हाँ कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन तभी बढ़ेगा जब कॉन कॉल के अंदर मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट साउंड करेगा एंड आगे का गाइडेंस वगैरह वो मेंटेन रखते हैं। सो जैसा होगा डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी आपके जो डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।